हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के एपिसोड में मैं स्पॉइल करूंगा मार्वल स्टूडियोज की आर्मर वॉर्स मूवी के प्लॉट और फिल्मिंग शेड्यूल की डिटेल्स। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे हो सकती है बेटी रॉस की एमसीयू में एंट्री, रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से करेंगे एमसीयू में वापसी, डेजी जॉनसन एके क्वेक कैसे करेगी शैंग-ची के साथ टीम अप, एंड एज प्रॉमिस्ड एंटमैन 3 की प्लॉट लीक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन एपिसोड 2 ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। मार्वल स्टूडियोज की आर्मर वॉर्स मूवी, जिससे एक्टर डॉन चीडल यानी कि वॉर मशीन का फर्स्ट सोलो एमसीयू प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को पहले डिज्नी प्लस सीरीज के रूप में अनाउंस किया गया था, लेकिन रिसेंटली इसे चेंज कर दिया गया है एक मूवी के रूप में, और रिसेंट लीक्स के हिसाब से इसका कंप्लीट फिल्मिंग शेड्यूल रिवील हो चुका है। आर्मर वॉर्स की फिल्मिंग शुरू होगी इस साल 3 अप्रैल को, जो कि 4 महीने में खत्म हो जानी चाहिए 4 अगस्त तक। करेंटली सिर्फ डॉन चीडल ही इकलौते एक्टर है जिनका कंफर्म्ड अपीयरेंस होगा इस मूवी में। इसके अलावा किसी भी एक्टर को मार्वल ने डिस्क्लोज नहीं किया है। कर्नल जेम्स रोड्स का डिज्नी प्लस सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में लास्ट अपीयरेंस हुआ था, जिसके बाद इस साल की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में हम उनको मार्च में देख सकते हैं। अब आर्मर वॉर्स मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क का भी केमियो हो सकता है, लेकिन उसकी डिटेल्स वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। आर्मर वॉर्स मूवी बेस्ड होगी इसी नाम की 1987 और 88 की आयरन मैन कॉमिक बुक सीरीज पे। इस सीरीज में टोनी स्टार्क का बिगेस्ट नाइटमेयर सच हो गया था, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी लग गई थी गलत लोगों के हाथ, जहां पर आगे चल के पता लगा था कि इस सबके पीछे है जस्टिन हैमर ही। और क्योंकि जस्टिन हैमर आयरन मैन 2 में एंट्री के बाद भी अब भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, तो आर्मर वॉर मूवी के मेन विलन्स में से एक वो भी हो सकता है। बट एमसीयू की आर्मर वॉर में टोनी स्टार्क की जगह रिप्लेस होके आ जाएगा कर्नल जेम्स रोड्स। ऑल्दो आर्मर वॉर्स की रिलीज डेट फिलहाल पता नहीं लग पाई है, लेकिन जिस तरह का करंट एमसीयू फेज 5 का स्लेट है, आर्मर वॉर्स मूवी मोस्ट प्रोबेबली फेज 6 में ही रिलीज होनी चाहिए। साल 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एमसीयू की सबसे ओवरलुक्ड मूवी में से एक है। मतलब इसे इतना इग्नोर किया गया कि इनिशियली तो इसे एमसीयू का पार्ट ही नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब देखो एक एक करके इसी मूवी के बहुत सारे कैरेक्टर्स फिर से वापसी कर रहे हैं एमसीयू में। कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर से थंडरबोल्ट रॉस ने वापसी की थी, वहीं डिज्नी प्लस शो शी हल्क से टिम रॉथ के अबॉमिनेशन ने भी वापसी कर ली। ऑल्सो हमें ये भी कंफर्म्ड है कि डॉक्टर सैमुअल स्टन भी द लीडर के रूप में एंट्री करेगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। और अब रिसेंट न्यूज के हिसाब से एक और कैरेक्टर इसी मूवी से एमसीयू में एंट्री करने वाला है, बट ऑब्वियसली वो एडवर्ड नॉर्टन नहीं है। द इनक्रेडिबल हल्क के 14 सालों बाद बेटी रॉस का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस लिव टाइलर डिज्नी और मार्वल के साथ डिस्कशन में है, ताकि वो एमसीयू में इसी रोल को फिर से कंटिन्यू करे। कैप्टन अमेरिका का 4th पार्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से हल्क सेंट्रिक मूवी बनेगी, और अगर इस मूवी में बेटी रॉस का कैरेक्टर भी वापसी करता है, तो हल्क का एक और कैरेक्टर ऐड हो जाएगा इस मूवी में। लास्ट वीक की रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्क रफेलो का हल्क इस मूवी में हमें दिख सकता है, और कुछ और पास्ट रूमर्स के हिसाब से यही वो मूवी है जिससे रेड हल्क भी एमसीयू में डेब्यू करेगा। तो ये सारी बातें आके मिलती है यहीं पे, क्योंकि बेटी रॉस ही कॉमिक्स में वो कैरेक्टर थी जो रेड शी हल्क बनी थी। तो एक तरह से ये रूमर्स सच हो सकते हैं, यानी कि मूवी में हमें ब्रूस बैनर का हल्क, डॉक्टर सैमुअल स्टर्न का द लीडर, थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क, और साथ में बेटी रॉस की रेड शी हल्क भी देखने मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कैप्टन अमेरिका की जगह हल्क की मूवी हो जाएगी, लेकिन इस मूवी के फाइट सीन्स देखने लायक होंगे। अब द इनक्रेडिबल हल्क को फिर भी मार्वल धीरे धीरे एमसीयू का पार्ट बना रहा है, लेकिन ये वो सीरीज है जिसे एमसीयू कभी भी अपना पार्ट नहीं बनाएगा। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल की सबसे लंबी रनिंग सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड की। ऑल्दो एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज एमसीयू मूवीज के पैरेलल ही चल रही थी, जिसमें एमसीयू के कई रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। इनफैक्ट इस सीरीज का लीड था फिल कोल्सन, और निक फ्यूरी ने भी इस सीरीज में केमियो किए हुए हैं, लेकिन इस सीरीज में इनह्यूमंस का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिस रीजन से शायद एमसीयू इसे अपना पार्ट नहीं बनाना चाहता। बट रीसेंट रूमर्स के हिसाब से इस सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेजी जॉनसन एके क्वेक एमसीयू में एंट्री कर सकती है। मार्वल कॉमिक्स का ये कैरेक्टर डेजी जॉनसन एक इनह्यूमन, एक जीनियस हैकर और शील्ड एजेंट रह चुकी है, और इस सीरीज में हमें उसके सुपर हीरो नेम क्वेक और डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स भी मिले। अब रूमर्स ऑलरेडी इस तरह विचारा कर ही रहे हैं कि डेजी को हम फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में एक म्यूटेंट के रूप में देख सकते हैं। बट इस कैरेक्टर को प्ले कर रही एक्ट्रेस क्लोई बेनेट ने रिसेंटली सिमुलियो के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो एमसीयू की फर्स्ट लाइव एक्शन एशियन सुपर हीरो है, क्योंकि एजेंट्स ऑफ शील्ड शो 2015 से चलता आ रहा है। लेकिन सिमुलियो यानी कि एमसीयू के शैंग-ची के साथ फोटो शेयर करने के बाद ये रूमर्स बढ़ गए हैं कि शायद डेजी जॉनसन की एमसीयू में एंट्री होगी शैंग-ची 2 में, जहां ये दोनों एशियन सुपर हीरोज एक साथ दिखेंगे। बट कुछ और रूमर्स के हिसाब से डेजी जॉनसन पार्ट हो सकती है सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का भी। तो ऐसा होता है कि नहीं वो हमें मार्च में पता लग ही जाएगा।
2019 में अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद से अब तक 4 साल निकल चुके हैं, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एमसीयू में वापसी के रूमर्स लगातार आते ही जा रहे हैं। लेकिन रीसेंट रूमर्स के हिसाब से ये चीज सच में पॉसिबल हो सकती है। अब ऑल्दो आरडीजे की अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापसी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन एक इनसाइडर लीक की वजह से ये पता लगा है कि आरडीजे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले आर्मर वॉर्स मूवी में एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्मर वॉर्स कॉमिक सीरीज बेस्ड थी आयरन मैन पे, लेकिन यहाँ एमसीयू में वो बेस्ड है वॉर मशीन पे, और एमसीयू में जेम्स रोड वो कैरेक्टर है जिसका टोनी स्टार्क के साथ सबसे क्लोज रिलेशनशिप रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आरडीजे को एक फ्लैशबैक सीन के थ्रू ही दिखाया जाए उसके बेस्ट फ्रेंड जेम्स रोड्स के साथ। इसके अलावा कुछ और रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद हमें दिखाया गया था। बट अगर आर्मर वॉर्स में ये नहीं होता तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये 100% होने वाला है, लेकिन वो टोनी स्टार्क एमसीयू का नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का होगा। लेकिन जो भी हो, जब आरडीजे टोनी स्टार्क के रूप में वापसी करेंगे तो वो सिर्फ एक केमियो ही होने वाला है, यानी कि एमसीयू के किसी एक आध प्रोजेक्ट में दिखने के बाद वो लॉन्ग टर्म में एमसीयू के फ्यूचर में नहीं रहने वाले हैं। तो हाँ, आरडीजे की वापसी की खुशी सबको होने वाली है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मिनटों की रहेगी। अब लास्ट स्पॉइलर और एज प्रॉमिस बात करते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के प्लॉट लीक्स की। रिसेंट ट्रेलर के बाद एंटमैन 3 की कुछ और प्लॉट डिटेल्स क्लियर हुई है, लेकिन प्लॉट लीक के हिसाब से कुछ स्पॉयलर्स है, तो उसके लिए स्पॉइलर वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ। मूवी में हमें पता चलेगी कैंग की बैक स्टोरी, जहाँ पर वो ट्रैप हो गया था क्वांटम रेल्म में जैनेट के साथ, और यही हमें पता चलेगा कि जैनेट और कैंग दोनों ही ट्रैप थे क्वांटम रेल्म में, और दोनों ने एक दूसरे की मदद से कोशिश की कुछ चीज फिक्स करने की। और वो क्या है वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मूवी को पूरी तरह स्पॉइल कर देगा। लेकिन इसी चीज को फिक्स करने के टाइम जैनेट ने रियलाइज किए कैंग के बुरे मंसूबे, और इसी रीजन से उसने उस इक्विपमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे वो चीज चल सकती थी, जिसके बाद वो दोनों ट्रैप होके रह गए थे कई सालों तक क्वांटम रेल्म में। एंड यही वो चीज है जिसको फिक्स करने के लिए कैंग को हेल्प चाहिए स्कॉट लैंग की। इसके अलावा इस ट्रेलर और पास्ट वाले ट्रेलर में भी हमने एंटमैन और वास्प के बहुत सारे वर्जन देखे हैं। अब लीक्स के हिसाब से स्कॉट लैंग जिस लोकेशन पे जाता है उस पार्ट को ढूंढने के लिए, उस लोकेशन का नाम है क्वांटम नेक्सस। यही वो जगह है जहां पर उसे अपनी तरह के कई डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं। अब क्वांटम नेक्सस क्या है, ये मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे गैप जंक्शन और व्हाट इफ सीरीज में दिखे द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज की तरह ही एक क्वांटम रेल्म का एक गेटवे हो सकता है, एक ऐसी लोकेशन जहां तक कैंग नहीं पहुंच सकता। और वो क्यों नहीं पहुंच सकता उसका डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जाने से पहले एज यूजुअल एक और बोनस स्पॉइलर, कैंग को स्कॉट लैंग की हेल्प की जरूरत पड़ी है एक चीज को ढूंढने के लिए, और इसी चीज की मदद से वो कुछ फिक्स करने वाला है। लेकिन ये सब होने के बाद मूवी के एंड में कैंग का गोल क्या है? जैसा मैंने पहले कहा कि कैंग और जैनेट ट्रैप्ड थे क्वांटम रेल्म में, और पूरी मूवी में कैंग का गोल रहेगा क्वांटम रेल्म से बाहर निकलना रियल वर्ल्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।